सो हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में अपने टेस्ट एंड मेजरमेंट वाला जो हमारा चैप्टर था उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टेस्ट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो फटाफट इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहो तो नेट के बैच में जुड़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, ये टॉपिक्स पढ़ाए हुए मेरे समझ में आ रहे हैं, तो फटाफट आ जाओ, नेट की क्लास में जुड़ जाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे साथ दो और बेहतरीन टीचर्स आपको पूरी पढ़ाई करवाएंगे और दिसंबर 2025 के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट इसको शुरू करते हैं। क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज द वैलिडिटी। हमने वैलिडिटी की कल भी बात करी थी जब हमने बेसिक्स ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट देखा था। वैलिडिटी का क्या मतलब होता है? वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, यानी कि अ वैलिड टेस्ट गिव रिजल्ट्स दैट ट्रूली रिप्रेजेंट द एबिलिटी और ट्रेड बीइंग टेस्टेड। हमने कल एक एग्जांपल लिया था स्पीड का, कि अगर आप किसी का स्पीड का टेस्ट कराना चाहते हो तो आप उसको 100 मीटर या 50 मीटर या फिर फ्लाइंग स्टार्ट, जैसे फ्लाइंग स्टार्ट तो नहीं कराओगे, वो जनरली स्पीड में इतना ज्यादा काउंट नहीं हो पाएगा, लेकिन बेसिकली हमारा जो 100 मीटर हो गया उसका आप टेस्ट कराओगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये स्पीड का टेस्ट है। या फिर सिट एंड रीच टेस्ट कराओगे, जिससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी पता चलेगी। या फिर आप सिटअप्स कराओगे, जिसको आपको अपने एब्डोमेन की एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ पता चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई टेस्ट कुछ और करा रहे हो और आप मेजर कुछ और करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी का क्रिकेट का टेस्ट लेना है, उसकी बैटिंग का टेस्ट लेना है, तो इंस्टेड ऑफ उसको बैटिंग कराने के बजाय आप उसको बोल रहे हो कि 5 चक्कर लगाओ ग्राउंड के, तो वो तो अलग चीज हो गई, वो तो एंड्योरेंस में चला जाएगा। तो वैलिडिटी का क्या मतलब होता है कि आप जिस टेस्ट से जो चीज पता लगाना चाह रहे हो वो आपको इंफॉर्मेशन उससे मिल रही। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की बात करते हैं कि कितने तरह की वैलिडिटी होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंटेंट वैलिडिटी, और इसका मतलब क्या होता है। तो कंटेंट वैलिडिटी का मतलब होता है टेस्ट कवर्स रेलिवेंट कंटेंट, यानी कि आप जो टेस्ट को करा रहे हो वो रेलिवेंट कंटेंट आपसे ही कलेक्ट करेगा या फिर उन्हीं चीजों का टेस्ट लेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आप किसी की फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट लेना चाहते हो या फिर उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो फिजिकल एजुकेशन में अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी को एक पेपर दे देते हो और हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन का पेपर ले लेते हो, तो क्या उससे आपको ओवरऑल फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज उसकी मिल रही है? या फिर मैं बोलूं कि आपने हेल्थ एजुकेशन का उसका एक टेस्ट ले लिया, तो क्या उससे आपको पूरी फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज मिल पा रही है? नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो कंटेंट वैलिडिटी है वो आपकी वीक है। तो कंटेंट वैलिडिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, फिजिकल एजुकेशन में हम फिटनेस का टेस्ट डाल देंगे, तो हमें थोड़ा सा फिजिकल एजुकेशन के बारे में पता चलेगा। हम थ्योरी डाल देंगे तो हमें इसके बारे में पता चलेगा। हम स्किल का टेस्ट ले लेंगे, और ऐसे बहुत सारी चीजों को जोड़ जोड़ के जब हम एक प्रॉपर एक टेस्ट बनाएंगे तो वो हमारा फिजिकल एजुकेशन के बारे में हमें बताएगा। जैसे कि आफर टेस्ट आपको पता होगा, आफर टेस्ट एक यूथ फिटनेस टेस्ट है, फिटनेस के बारे में आपको बताता है, और उसके अंदर मल्टीपल टेस्ट बैटरीज हैं, 6 टेस्ट बैटरीज हैं। तो वो क्या है, वो एक कंटेंट वैलिडिटी शो करता है, स्ट्रॉन्ग कंटेंट वैलिडिटी, कि जो चीजें उस कंटेंट, जो आपकी चीजें ली जा रही हैं टेस्ट में, वो एक्चुअली में फिटनेस को मेजर करती हैं। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग या वीक कंटेंट वैलिडिटी बताता है। नेक्स्ट आपका है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, यानी कि दो अलग अलग टेस्ट के क्राइटेरिया जब मैच करते हैं या फिर उनके जो रिजल्ट्स जब मैच करते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि आपकी जो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है वो आपकी स्ट्रांग है। कैसे? मानो कि आपने स्पीड का ही कोई टेस्ट बनाया, ठीक है, कोई स्पीड का आपका टेस्ट है, और आपका इसका जो रिजल्ट आया आपने उसको कंपेयर किया आफर टेस्ट से। ठीक है, आफर टेस्ट में भी आपके स्पीड टेस्ट होते हैं, आपने उससे उसको कंपेयर किया और आपने देखा कि आपका जो न्यू टेस्ट है जो आपने स्पीड के लिए बनाया है और जो पुराना आफर वाला टेस्ट है, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो मैच कर रहे हैं, यानी कि उनके जो नॉर्म्स बने हुए हैं, उनके जो क्राइटेरियाज बने हुए हैं वो आपस में मैच कर रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि आपकी जो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है वो आपकी स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि नया बनाया हुआ टेस्ट एक पुराने स्टैब्लिश, साइंटिफिकली स्टैब्लिश टेस्ट के बराबर ही काम कर रहा है। ठीक है, फिर आपकी है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये क्या है? टेस्ट ट्रूली मेजर्स अ थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट लाइक मोटिवेशन, यानी कि आप जिस चीज के बारे में टेस्ट लेना चाह रहे हो वो एक्चुअली में आपको वो चीज ही बता रहा है, यानी कि उसके अंदर की जो चीजें हैं वो आपको वही सारी चीजें बता रही हैं। देखो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप किसी का आईक्यू टेस्ट ले रहे हो, है ना। अब आईक्यू टेस्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप रीजनिंग एबिलिटी करा सकते हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी करा सकते हो, कम्युनिकेशन थोड़ा सा देख सकते हो, मेमोरी लर्निंग देख सकते हो, मेमोरी बेस्ड लर्निंग देख सकते हो। तो ये सारी चीजें जब आप कराओगे ना, तब जाके आपको पता चलेगा कि किसी का आईक्यू स्ट्रांग है। आईक्यू क्या है? थोड़ा सा छोटा टर्म है ना। अब इसको आप कंटेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कंफ्यूज मत होना। कंटेंट वैलिडिटी जो होती है ना, ये आपके बात करती है ब्रॉडनेस के बारे में, कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है उसमें जितनी ज्यादा चीजें आप कर सकते हो उस चीज का पता लगाने के लिए, आप उतनी ज्यादा चीजें करोगे। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या बताती है कि अब ये जो आपने एक एक सिंगल सिंगल चीज इसमें जो ऐड ऑन करी है, ये एक्चुअली में वो चीज आपको पता करके बता पा रही है कि नहीं। यानी कि फिर से समझो, जैसे हमने बात करी कि हम फिजिकल एजुकेशन में कंटेंट वैलिडिटी देख रहे थे, तो कंटेंट में हमने क्या क्या डाल दिया? फिटनेस डाल दिया, थ्योरी डाल दिया, स्किल डाल दिया। तो ये थोड़ा सा ब्रॉडनेस हो गया कि हमने
फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या क्या चीजें देखनी है। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम देखेंगे कि फिटनेस के अंदर हम जो टेस्ट ले रहे हैं क्या वो एक्चुअली में हमें फिटनेस बता पा रहे हैं कि नहीं, और हम थ्योरी के अंदर जो टेस्ट ले रहे हैं क्या हमें वो सब्जेक्ट्स वही बता पा रहे हैं कि नहीं। अब थ्योरी तो हमने डिसाइड कर लिया, कंटेंट वैलिडिटी तो हमने अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली, कंस्ट्रक्ट करने में हमने गलती कर दी। थ्योरी के अंदर हम किस चीज का टेस्ट ले रहे हैं, हम भाई टेस्ट ले रहे हैं, हम जनरल अवेयरनेस का टेस्ट ले रहे हैं, या फिर हम कंप्यूटर की इन बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज का टेस्ट ले रहे हैं, तो हमारे फिजिकल एजुकेशन से इतना ज्यादा रिलेट नहीं करता। बेसिक करेगा बट इतना इन डेप्थ नहीं करेगा। आप किसी से कोडिंग नहीं करवाओगे फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो ये क्या आपकी वीक करेगी, आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो होती है उस चीज को ये आपका वीक करती है। ठीक है, एक इसमें और है, मैं ऐड कर देता हूं, यहां पे मुझसे मिस हो गया है, दैट इज फेस वैलिडिटी। अब आप लोग ने स्कूल में नंबर्स पढ़े होंगे तो आपने फेस वैल्यू पढ़ा होगा। तो फेस वैल्यू क्या होता है, जब हमको क्वेश्चन आता था कि 2 4 6 में 6 की फेस वैल्यू क्या है, तो 6 की फेस वैल्यू 6 होती थी, यानी कि जो आपको दिख रहा है बस वही उसकी फेस वैल्यू होती है। तो वैसी हमारी फेस वैलिडिटी होती है। इसमें क्या होता है कि भाई आप सिर्फ देख के बता देते हो कि किसी पर्टिकुलर टेस्ट की वैलिडिटी सही है कि नहीं। जैसे कि आपने देखा, फिर सिर्फ स्पीड का एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट है। आपने देखा कि आप किसी बच्चे का स्पीड का टेस्ट लेना चाहते हो और वो 100 मीटर की रनिंग कर रहा है, ठीक है। अब आप देख के बता दोगे कि अच्छा स्पीड का टेस्ट है, 100 मीटर की रनिंग कर रहा है, इसका मतलब फेस वैलिडिटी जो है वो ठीक है। अभी तक आप साइंटिफिकली गए नहीं हो देखने के लिए कि वो बच्चा किस कंडीशन में कर रहा है, वो ट्रैक पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो नंगे पैर कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं है। आपके पास कोई नंबर्स नहीं है कि उसने 15 सेकंड में किया, 20 सेकंड में किया, कैसे किया, किस कंडीशन में आके उसने किया, कोई मतलब नहीं। लेकिन पहली नजर में जब हमने देखा कि ये बच्चा 100 मीटर रनिंग कर रहा है और अच्छा ये स्पीड की टेस्ट दे रहा है, तो मतलब ये ठीक है। और फिर उसके बाद बाकी चीजें बाद में आती हैं, ठीक है। तो ये वैलिडिटी 4 टाइप की हो गई। कंटेंट, कि आपने कंटेंट कैसा डिसाइड किया है। क्राइटेरियन, कि आपने जो टेस्ट बनाया है वो किसी स्टैब्लिश टेस्ट के क्राइटेरिया से सही मैच कर रहा है कि नहीं। थर्ड, कंस्ट्रक्ट, ये इन डेप्थ आपको बताता है कि जो भी चीजें आपने सेलेक्ट करी हैं अपने पर्टिकुलर टेस्ट के लिए, अलग अलग जो बैटरीज हैं वो बैटरीज वही चीज बता रही है कि नहीं। और फोर्थ आपका फेस वैलिडिटी, कि देखने से ही वो टेस्ट ठीक लग रहा है कि नहीं। तो ये आपका क्या होगा, ये आपके वैलिडिटी और उसके टाइप्स हो गए। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं रिलायबिलिटी की। ये क्या है, रिलायबिलिटी होता है मींस कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। यानी कि कल भी मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी टेस्ट को बार बार परफॉर्म कराएं तो भी वो आपको सेम ही रिजल्ट देगा या अप्रॉक्स टू सेम रिजल्ट देगा। इसका मतलब है कि आपका टेस्ट जो है वो रिलायबल है। बस शर्त इतनी है कि आपकी जो कंडीशंस होनी चाहिए वो सिमिलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कंडीशन ही चेंज कर दिया। आज आपने किसी से हॉकी का टेस्ट कराया, आपने उसको ग्रेफाइट की बढ़िया हॉकी दे दी और उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया। कल आपने उसको टेस्ट करा दिया, बिगनर एक 150 रुपए की लकड़ी की हॉकी स्टिक दे दी और आपने बोला कि टेस्ट दो, तो ऑब्वियसली बात है जो आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। कंडीशंस आपकी सेम होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ऐसा भी ना हो कि आपने किसी को 400 मीटर की रनिंग कराई, आपको बढ़िया रिजल्ट अपने मिल गए, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने अगले दिन तो फिर भी चलो ठीक हो जाएगा, आपने 10 मिनट बाद बोला कि हम फिर से तुमको दौड़ाएंगे। अब भाई वो 400 मीटर में उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, उसका एंड्योरेंस खत्म हो गया है, वो थका हुआ है, क्या वो दोबारा वैसे रिजल्ट दे पाएगा? बहुत कम चांसेस है कि वो अच्छा रिजल्ट देगा, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ज्यादा ट्रेंड एथलीट हो, ठीक है। तो ये आपकी रिलायबिलिटी होती है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन रिलायबिलिटी का जो मेन मतलब है कि जब आप एक ही टेस्ट को रिपीटेडली कराओगे, आर से आप रिपीटेड याद कर सकते हो, रिपीटनेस या फिर रिपीटेडली, कि जब आप उस टेस्ट को कराओगे तो आपके एग्जैक्ट या फिर क्लोज टू एग्जैक्ट रिजल्ट्स आपके देगा। एग्जांपल, इफ अ स्टूडेंट परफॉर्म्स अ वर्टिकल जंप टेस्ट टुडे एंड अगेन टुमारो अंडर द सेम कंडीशंस, रिजल्ट शुड बी नियरली आइडेंटिकल। ठीक है, आज आपने किसी से वर्टिकल जंप करवाई, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप समझ लो, और फिर कल भी आपने उसको कराया, तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो आपका सेम आएगा। अलग है, वर्टिकल जंप और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप अलग है। थोड़ा सा इजी मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग ने इसको परफॉर्म किया होगा। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आज आपने किसी से कराई, वो 2 मीटर कूदा, कल आपने किसी को कूदाया, वो 2.02 कूद गया, तो आप समझ सकते हो कि रिलायबल टेस्ट है, कि आपके जो रिजल्ट है वो क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहला इसमें आपका टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। तो ये वही सेम बात है, सेम टेस्ट रिपीटेड। जब हम एक जो हमने सेम टेस्ट परफॉर्म किया, जब हम उसी को रिपीट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा कि वो आपका ऑलमोस्ट सेम या फिर क्लोज टू रिजल्ट देगा। पुशअप का एग्जांपल आप इसमें ले लो कि आपने किसी को पुशअप कराया, आज एक बच्चे ने 25 पुशअप किया और अगले दिन उसने 24 से 26 इसी रेंज में पुशअप्स कर दी, तो आप बोलोगे जो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है वो आपके पर्टिकुलर टेस्ट की स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका है इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, यानी कि डिफरेंट एग्जामिनर्स गिव द सेम स्कोर। कोई इवेंट हो रहा है, मानो कि जिम्नास्टिक का कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, और 2 जजेस आपके बैठे हैं स्कोर देने के लिए, और दोनों जजेस ने क्लोज टू सेम स्कोर दिया, तो आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो टेस्ट है या फिर जो भी आप चीज करा रहे हो उसकी जो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी है वो आपकी सही है। थर्ड आपका है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, आइटम्स विद इन द टेस्ट आर कंसिस्टेंट। अब इसमें आप एग्जांपल ले लो किसी क्वेश्चनआयर का, ठीक है, आपने किसी को एंजाइटी का क्वेश्चनआयर दिया, ठीक है, और आपने बोला कि इसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं,
और बच्चों को ये 10 क्वेश्चंस फिल करके देने हैं। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी तब अच्छी होगी जब ये जो 10 क्वेश्चन है ये डायरेक्टली एंजाइटी के बारे में ही पता करेंगे। अब आपने ऐसे किया कि इस 10 क्वेश्चनर में आपने 6 क्वेश्चन तो एंजाइटी के डाल दिए, ठीक है, बच्चे तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि एंजाइटी क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन आपने इसमें एजिलिटी के डाल दिए, 2 क्वेश्चंस आपने इसमें फैमिली रिलेटेड डाल दिए। तो नहीं, अगर एंजाइटी से रिलेटेड चीजें, चलो फैमिली रिलेटेड तो हम फिर भी कुछ ना कुछ उनका हिस्ट्री पूछ लेंगे, मानो कि आपने सीधे सीधे इसमें स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस डाल दिए, तो इसका कोई यहाँ पे डायरेक्टली सेंस नहीं बनता है। तो आपकी जो इंटरनल कंसिस्टेंसी हो जाएगी वो आपकी यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, ठीक है। और एक आपका और होता है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल फॉर्म्स टेस्ट, वो भी मैं लिख देता हूं, पैरेलल फॉर्म टेस्ट या फिर पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। ये क्या होता है, इसमें आप मानो कि आपने 2 अलग अलग टेस्ट कराए, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम का, कि आपने फिजिकल एजुकेशन के 2 पेपर बनाए, ठीक है, पीई के आपने 2 पेपर बनाए और दोनों आपके हैं 50-50 मार्क्स के, लेकिन जो कंटेंट इसके अंदर है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो मेजर सेम चीज करता है, ठीक है। यानी कि आपने मानो कि आपने 10 यूनिट उठाए या 5 यूनिट उठाए, ठीक है, और उन्हीं 5 यूनिट से 10 क्वेश्चन एक लेवल के आपने टेस्ट ए में डाले, और उसी 5 यूनिट से सेम अप्रोक्स मेन, बहुत ज्यादा अलग नहीं बट सेम लेवल के 10 क्वेश्चन आपने टेस्ट बी में भी डाल दिए, और आपने एक बच्चे को ये टेस्ट कराया, तो उसके जो स्कोर आएंगे वो अप्रोक्स दोनों टेस्ट के हिसाब से सेम आएंगे। तो ये आपका क्या होता है, पैरेलल फॉर्म टेस्ट होता है, कि जब आपने 2 अलग अलग टेस्ट को किया, ठीक है, एक ही टेस्ट के आपने 2 वर्जन बना दिया, ऐसा भी कह सकते हो, एक ए वर्जन और एक बी वर्जन, और फिर आपने उस टेस्ट को परफॉर्म कराया और स्टूडेंट ने दोनों में ही अप्रोक्स 70% या जो भी एक नंबर आप ले लो उसके क्लोज स्कोर किया, तो आप क्या बोलोगे कि सिमिलर रिजल्ट आए हैं, और जिसका मतलब क्या है कि आपकी जो रिलायबिलिटी है वो आपकी अच्छी वहां पे हो गई, ठीक है। कौन सी रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म टेस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये भी इसके 4 है, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच टेस्ट रिजल्ट्स आर फ्री फ्रॉम एग्जामिनर्स बायस। तो एग्जामिनर यहाँ पे बायस नहीं हो पाता, उस चीज से फ्री होते हैं। ओपिनियन या फिर सब्जेक्टिविटी, तो इन तीनों चीजों से आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो आपको फ्री करती है। अ हाईली ऑब्जेक्टिव टेस्ट गिव्स द सेम रिजल्ट व्हेन स्कोर्ड बाय डिफरेंट एग्जामिनर्स। जब अलग अलग लोग भी इस किसी टेस्ट को कराएंगे तो वो क्या होगा, वो आपकी ऑब्जेक्टिविटी के अंदर आएगा। रिलायबिलिटी से कंफ्यूज मत होना, जो लोग पहली बार पढ़ो, रिलायबिलिटी का मतलब था कि जब आप किसी एक इंडिविजुअल को वही सेम टेस्ट बार बार करा रहे हो तो आपको सेम रिजल्ट वहां पे मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए या फिर अलग अलग लोग भी हो गए, उनको जब आप टेस्ट करा रहे हो टेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका जो टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी आपको सेम देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है, यहाँ पे टीचर, कोच, टेस्टर की बात हो रही है, जो कि टेस्ट को ले रहे हैं खड़े होकर, जिनके हाथ में पेपर पेन है, सीटी है, और वो टेस्ट ले रहे हैं। तो जब ये इंडिविजुअल्स चेंज होंगे, मानो कि एक टीचर ने आपका, फॉर एग्जांपल कोई टीचर है जिनका नाम है ABC, इन्होंने कोई टेस्ट लिया अपने एक ग्रुप ऑफ बच्चों का, ये बच्चे कोई भी हो सकते हैं, मानो कि केवी स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, और इन्होंने साल 2018 में ये टेस्ट लिया। अब मानो कोई दूसरा टीचर है XYZ जिसने NV के स्कूल में यही टेस्ट परफॉर्म कराया साल 2022 में, तो जब इन दोनों टेस्टर के रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम या अप्रॉक्स टू सेम आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि टेस्ट की जो ऑब्जेक्टिविटी है वो अच्छी है। यानी कि जब 2 अलग अलग एग्जामिनर्स ने किसी टेस्ट को कराया किसी भी टाइम में अंडर सेम कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपके जो रिलायबिलिटी आएगी वो अच्छी आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल, A stopwatch based sprint test is more objective than judging gracefulness in dance। तो अगर आपके पास हाथ में स्टॉप वॉच है तो भाई बायसनेस नहीं हो सकती, आपने रोका, टाइम सबको दिख गया। अब वही डांस की बात है या पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम की बात है तो भाई जज जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट दे सकता है, तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। अब पुशअप टेस्ट काउंटिंग रेपिटेशंस इज मोर ऑब्जेक्टिव देन जनरल इंप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब आपने जो पुशअप टेस्ट कराते हैं तो आप काउंट कर रहे हो, 1 पुशअप, 2 पुशअप, 3 पुशअप, 4 पुशअप, ठीक है, बिल्कुल सही है, सही तरीका है। लेकिन जनरल इंप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ का क्या मतलब हो गया कि आपने किसी को देखा दूर से, अरे भाई वो तो 100 किलोग्राम उठा रहा है, इसको A+ दे दो, अरे ये तो 80 उठा रहा है, हटाओ इसको तो B दे दो। तो ये क्या होता है, ये आपका गलत तरीका होता है, यहाँ पे बायसनेस होती है। तो ऑब्जेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग कब होती है, जब अलग अलग लोग सही तरीके से आपका विदाउट बायसनेस, विदाउट पर्सनल ओपिनियन और विदाउट सब्जेक्टिविटी आपका वहां पे स्कोर आपको दे, ठीक है। फिर ये आपका आ गया यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी क्या हो गया, अ टेस्ट शुड बी प्रैक्टिकल। आपका कोई भी टेस्ट है, ये क्राइटेरियाज हैं अच्छे टेस्ट को परफॉर्म करने के, तो आपका यूजिबिलिटी या फिर प्रैक्टिकलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका टेस्ट प्रैक्टिकल होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। अ टेस्ट शुड बी प्रैक्टिकल, फीसिबल पैसों के मामले में, ईजी टू एडमिनिस्टर विद इन द अवेलेबल टाइम, रिसोर्सेज और फैसिलिटीज। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि ईजी टू कंडक्ट, आराम से कंडक्ट हो जाए,
नॉट टू टाइम कंज्यूमिंग, ऐसा ना हो कि पूरा पूरा दिन या पूरे पूरे हफ्ते लग रहे हैं। रिक्वायर्स मिनिमल इक्विपमेंट, जितने कम इक्विपमेंट आप यूज करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा, उतनी अच्छी उसकी ऑब्जेक्टिविटी हो पाएगी। क्यों ऑब्जेक्टिविटी अच्छी होगी? जब आपने इक्विपमेंट्स कम रखे हैं, एक दो इक्विपमेंट्स रखे हैं, तो अगला बंदा भी जो उस टेस्ट को कराएगा वो आराम से वो एक दो इक्विपमेंट्स अरेंज कर लेगा। अब मानो आपने इक्विपमेंट्स रखे हैं 40, अगला बंदा कहां से अरेंज कर पाएगा 40? उसने 40 की जगह 35 से करा दिए, उसका रिजल्ट खराब हो गया, तो ऑब्जेक्टिविटी भी आपकी यहाँ पे खराब हो जाएगी। ठीक है। कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ लार्ज ग्रुप इफ नेसेसरी, अगर बहुत सारे लोग भी करना चाहते हैं तो भी उसमें आराम से कराया जा सके, तो आपका ऐसा टेस्ट होना चाहिए। तो इसमें आपका टाइम कम लगना चाहिए, जो आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं बहुत क्लियर होने चाहिए। नंबर ऑफ टेस्ट अगर कम रख पाओ तो कम रख लो, जो कि एक्यूरेटली आपको चीजें बता दें। अब आपके पास 10 बच्चे हैं तो भाई ठीक है, आपने ऐसा टेस्ट बनाया जो मैं 10 से 12 बच्चों पे कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है भाई, वो एक्सपेंसिव होगा, या तो इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर 100 बच्चे भी आ गए तो आप इनके ऊपर इसको परफॉर्म करा पाओ। ठीक है। फिर नॉर्म्स की बात करते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि पहले से फिक्स होते हैं, और इनसे जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं तो ये आपके पास नॉर्म्स होने चाहिए। जैसे कि नॉर्म्स आर स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यूज दैट अलाउ कंपैरिजन ऑफ एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विद अदर्स ऑफ द सेम एज, सेक्स या फिर एबिलिटी ग्रुप। ठीक है। यानी कि सेम एज हो, सेम एज ग्रुप हो गया, सेक्स हो गया, अगर ये सेम होगा तो ही आप यहाँ पे नॉर्म्स का यूज अच्छे से कर पाओगे। और नॉर्म्स इसी तरीके से बनाए जाते हैं, हर पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अलग अलग नॉर्म्स बनते हैं। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड रन 1600 मीटर इन 12 मिनट्स, नॉर्म्स विल क्लैरिफाई परफॉर्मेंस एज एक्सीलेंट, गुड, एवरेज या फिर बिलो एवरेज। तो आपने पहले से कुछ रूल बना के रखा होगा कि भाई 12 मिनट आपका कूपर रन एंड वॉक टेस्ट, आप मान लो इसको कि आपका चल रहा है। आप कोई बच्चा अगर 1800 या अबव जाएगा तो आप उसको क्या दे दोगे? आप उसको एक्सीलेंट दे दोगे। कोई अगर 1600 से 1799 जाएगा तो आप उसको क्या दे दोगे? आप उसको गुड दे दोगे। तो ये आपके कुछ नॉर्म्स होता है। ऐसे फिर एवरेज, बैड, वेरी बैड, जो भी आप करना चाहो, बिलो एवरेज, जो भी आप करना चाहो आप यहाँ पे नॉर्म्स को बना सकते हो। ठीक है। विदाउट नॉर्म्स मेजरमेंट डेटा इज मीनिंगलेस, अगर आपके पास नॉर्म्स ही नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इस डेटा को कलेक्ट करने का। 1600 मीटर, अब आपने यहाँ पे 1600 मीटर कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि मैं इसको कंपेयर क्या करूं, बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी होती है, 12 मिनट में बाकी लोग कैसे दौड़ते हैं। जब आपको ये पता ही नहीं है तो फिर आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। फिर इकोनॉमी, ये बात करता है कॉस्ट, टाइम, मैन पावर या रिसोर्सेज की, कि ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। टेस्ट दैट आर टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, जिसमें टाइम ज्यादा लगता है, या फिर इक्विपमेंट हैवी होते हैं, मे नॉट बी फेसिबल इन स्कूल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स। तो जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एक्चुअली में ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या फिर जो साइंटिफिक लैब्स हैं, सिर्फ वही इन टेस्ट को करा पाएंगे, क्योंकि आपकी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। नॉर्मल स्कूल्स या फिर नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस इस चीज को एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। स्टेप टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एग्जांपल ले लो, इज मोर इकोनॉमिकल देन VO2 मैक्स लैब टेस्ट। अब भाई VO2 मैक्स लैब टेस्ट में आप ट्रेडमिल सेट करो, आप सारे इक्विपमेंट सेट करो, पूरी बड़ी बड़ी स्क्रीन चेक करो, उससे बेटर है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के लिए एक CD ले आओ, उस पर परफॉर्म करा दो, सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो, 100 इंटू सेकेंड्स वाला, ड्यूरेशन सेकेंड्स, 2 इंटू हार्ट बीट, आपका काम यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है। फिर 7 नंबर है सिंप्लिसिटी। टेस्ट आपका बहुत ही सिंपल सा होना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि आप लोगों को कंफ्यूज कर दो कि ऐसा करना है फिर वैसा करना है, फिर तीसरे में ऐसे करना है, चौथे में ऐसे करना है, फिर चौथे टेस्ट के लिए डाइट ये रखनी है, पांचवें टेस्ट में कपड़े ये पहनने हैं, छठे टेस्ट में जूते नहीं पहनने हैं। ये इतना कंफ्यूजन नहीं, सिंपल टेस्ट होना चाहिए ताकि आराम से लोग उसको क्वालिफाई कर लें और उसको परफॉर्म कर पाए। फिर सेफ्टी, सबकी सेफ्टी वहां पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा टेस्ट परफॉर्म करवा दो कि भाई जिसमें किसी को इंजरी हो जाए, किसी को कोई डिफेक्ट आ जाए बॉडी में, या कोई हड्डी वड्डी टूट जाए, सांस फूल जाए, हार्ट अटैक आने लगे, ऐसी चीजें आपको नहीं करानी, इनसे आपको बच के रहना है। ठीक है। जैसे कि ये देखो एग्जांपल लिखा है कि VO2 मैक्स ट्रेडमिल टेस्ट एट मैक्सिमम इंटेंसिटी में बी अनसेफ फॉर एल्डरली इंडिविजुअल्स। जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए VO2 मैक्स का ट्रेडमिल टेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनको फिर हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन सेफर ऑप्शन क्या है? सब मैक्सिमल साइकिल एर्गोमीटर टेस्ट, नॉर्मल जो साइकिल होती है उसको चलाओ, जो आपका एरोबिक कैपेसिटी और आपका लेग एंड्योरेंस दोनों चीजें आपको आराम से बता देगा। ठीक है। ट्रीटमेंट पर गिरने का भी डर होता है ना। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, अ गुड टेस्ट शुड बी इजी फॉर टीचर्स, कोचेस टू एडमिनिस्टर, स्कोर, इंटरप्रेट विदाउट स्पेशलाइज ट्रेनिंग। तो सिंपल होना चाहिए, कोई आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग है, बहुत ज्यादा मैथ्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि सारे कैलकुलेशन करने हैं, या फिर कंप्यूटर की जरूरत पड़ जाएगी सारी एक एक चीजें फीड करनी है, तो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, स्टॉप वॉच प्लस मेजरिंग टेप, क्विक एंड एफिशिएंट स्कोरिंग। तो आप इससे कर सकते हो, हालांकि अब तो बहुत अच्छे अच्छे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आ गए। ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेशन पावर, अ गुड टेस्ट शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटी लेवल्स, नॉट गिव द सेम स्कोर टू एवरीवन। यानी कि इसका क्या मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन पावर इसमें स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी कि डिस्क्रिमिनेट का मतलब ये नहीं है कि
आप किसी को गलत बोलो, किसी को अच्छा बोलो। यानी कि जब आप डिफरेंसेस कर रहे हो तो ये चीजें बहुत अच्छी उसमें होनी चाहिए। जैसे कि 100 मीटर स्प्रिंट टेस्ट क्लियरली डिस्टिंग्विश स्प्रिंटर्स विद 11 सेकंड वर्सेस 15 सेकंड। अब आपने 100 मीटर का टेस्ट कराया जिसमें ए ग्रुप का या कोई एक बच्चा जिसका नाम ए है उसने 11 सेकंड में किया, और बी जो बच्चा है इसने इसको 15 सेकंड में किया। अब आप दोनों को देख के ये नहीं बोलोगे कि दोनों ने एक्सीलेंट किया है, नहीं, आपको यहाँ पे नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे और आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि जो 11 सेकंड वाला है ये एक्चुअली में जाएगा एक्सीलेंट में कि इसने अच्छा परफॉर्म किया है, और ये 15 सेकंड वाला जाएगा आपके एवरेज में या फिर बिलो एवरेज, जो भी आप यहाँ पे रखना चाहो। तो ये डिफरेंशिएशन जो है ये यहाँ पे आपका बहुत क्लियरली होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर यूथ फिटनेस टेस्ट की, जितने भी हमारे बाकी टेस्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने क्राइटेरिया फॉर गुड टेस्ट देख लिया, और जो हमारे ये जो टॉपिक्स हैं इनको भी हम जल्दी से कवर करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना अगर आपका कोई भी फीडबैक हो। जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।